सोचिए, जब सिर्फ 60 सीटें और एक वोट देश का प्रधानमंत्री बदल सकती है, तो आज की मोदी सरकार जिसने 400 पार का नारा दिया था, पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन नतीजों में सिर्फ 240 सीटें लेकर रह गई और जो पूरी तरह नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं के भरोसे टिकी हुई है। क्या उसका भविष्य सुरक्षित है? क्या 2025 का बिहार चुनाव दिल्ली की कुर्सी तक हलचल मचा सकता है? क्या मोदी सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? क्या उसकी बैकबोन माने जाने वाले सहयोगी कभी भी पलटी मार सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं नमन गौर आपका स्वागत करता हूं तर्कवाद के एक नए एपिसोड में। आज हम इतिहास से जुड़ी कुछ चीजों पे बात करेंगे। भारत की राजनीति में कई बार ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 1979 में सिर्फ 60 सीटें जीतने वाले एक नेता प्रधानमंत्री बन गए। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे। जबकि जिस पार्टी के पास 154 सीटें थी, वो केवल बाहर बैठकर तालियां बजाती रह गई। We were defeated, but within less than a month after the defeat, they were coming back to me. और 1999 में इस देश की सबसे करिश्माई हस्तियों में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी गिर गई, वो भी किसी घोटाले या बड़े विवाद से नहीं, सिर्फ एक वोट से। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक वोट से। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। अगर इतिहास की ओर देखें तो 1975 में इंदिरा गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 के चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों पर फैसला दिया कि उनकी संसद सदस्यता और प्रधानमंत्री पद दोनों पर खतरा है। इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। हार मानने की बजाय उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी, विपक्षी नेताओं को जेलों में डाल दिया और लोकतंत्र की आवाज को दबा दिया गया। 2 साल तक देश डर में जीता रहा, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने सोचा कि उनकी जनता अब उन्हें वापस चुनेगी, उन्होंने चुनाव करवा दिए। नतीजा ये हुआ कि पूरा विपक्ष एक साथ आ गया और नारे गूंजे, इंदिरा हटाओ, देश बचाओ। जनसंघ, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल समेत कई दल एकजुट हुए और जनता पार्टी बनी। पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा किसी और ने जीत हासिल करी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता पार्टी के भीतर मतभेद शुरू हो गए और 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह ने मौका भुनाया। सिर्फ 60 सीटों के साथ उन्होंने कांग्रेस का समर्थन लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली, लेकिन जब बहुमत साबित करने वाला वक्त आया तो कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह जी को भी इस्तीफा देना पड़ा। यानी इतिहास ने सिखाया कि राजनीति में सीटों से ज्यादा मायने रखता है समय, चाल और दिमाग। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। पूरे देश में अब की बार 400 पार का नारा गूंजा। चैनलों पर एग्जिट पोल्स में एनडीए को 400 सीटें तक दी गई, लेकिन 4 जून 2024 को जब नतीजे आए तो तस्वीर उलट गई। कांग्रेस को 99 सीटें मिली और भाजपा 240 पर रुक गई। मतलब साफ था, किसी के पास भी बहुमत नहीं। अब छोटे दलों की अहमियत बढ़ गई। एनडीए ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का साथ मिलकर 293 तक का आंकड़ा बनाया, लेकिन ये सरकार पूरी तरह इन सहयोगियों के भरोसे टिकी है। बिहार की राजनीति में देखें तो वहां 243 सीटों की विधानसभा में 122 सीटों की जरूरत होती है बहुमत के लिए। एनडीए के पास 125 सीटें हैं, यानी सिर्फ 3 सीटों का फासला। वहीं विपक्ष यानी महागठबंधन, जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस और कुछ छोटे दलों के पास 111 सीटें हैं, यानी खेल किसी भी वक्त पलट सकता है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? इतिहास कहता है हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अब तक 7 से 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और हर बार किसी पार्टी के साथ तालमेल बदलते रहे। तभी कांग्रेस, कभी भाजपा और कभी लालू यादव।
इसलिए उन्हें बिहार में पलटू चाचा भी कहा जाता है। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर 2025 के बिहार चुनाव में महागठबंधन जीत जाता है तो नीतीश कुमार के लिए फिर से उसी तरफ जाना बहुत आसान होगा। और अगर ऐसा हुआ तो केंद्र में एनडीए का आंकड़ा 293 से घटकर 281 तक आ सकता है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ। उनकी पार्टी टीडीपी के पास 16 लोकसभा सीटें हैं। राजनीति में उनके भी यू टर्न मशहूर हैं, जहां फायदा दिखे वहीं झुक जाते हैं। अगर राहुल गांधी उन्हें किसी बड़े पद जैसे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का वादा कर दे तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। जैसे 60 सीटों वाले चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, वैसे ही अब नायडू भी बन सकते हैं। ऐसा हुआ तो एनडीए का आंकड़ा 281 से गिरकर 265 तक जा सकता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की, जिनकी पार्टी के पास 8 लोकसभा सीटें हैं। शिंदे गुट पहले शिवसेना से टूटकर बीजेपी के साथ आया था, लेकिन एनडीटीवी और स्क्रोल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर सियासी हवा बदली तो शिंदे गुट भी राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के गुट में जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार गिरा सकता है। अब जरा सोचिए, 293 से सीधा 257 पर पहुंच जाना, यानी बहुमत से नीचे। ऐसी स्थिति में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और अगर सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई तो सरकार भी गिर सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब पक्का है? अब तो एनडीए के पास आंकड़े सुरक्षित है और नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या चंद्रबाबू नायडू ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन भारतीय राजनीति में वक्त और हालात सब कुछ बदल देते हैं। एक कोर्ट का फैसला, एक चुनावी नतीजा या एक गठबंधन बदलना और दिल्ली की सत्ता का समीकरण रातों रात उलट सकता है। तो सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित रहेगा या उसकी गूंज दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगी? इस देश में जहां ऐसे राजनीतिक फेरबदल पहले भी होते आए हैं तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आगे इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया था, या जैसे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे, या फिर जैसे सिर्फ एक वोट से लोकतंत्र की ताकत का अंदाजा लगाया गया था। अगर ऐसा फिर से होता है तो ये बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, आगे इस चीज पर ध्यान देने के लिए बने रहिए तर्कवाद से। मैं नमन गौर अब अलविदा कहता हूँ।